नमस्कार। दूरदर्शन हिमाचल के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार तो है ही, साथ ही हिमाचल की भी लगभग 90% आबादी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर करती है। इसीलिए आज हम फिर आ गए हैं कृषि जगत से जुड़े एक नए विषय पर जानकारी लेकर। हमारे आज के कार्यक्रम का विषय है कृषि में बीज की महत्ता, जिस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर राजेश कंवर जी, जो कि सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, CSK HPKV पालमपुर में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। सर, आपका आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि बीज क्या है और इसका कृषि में क्या महत्ता है। जी, अगर हम विशेषज्ञों के अनुसार बताएं तो बीज एक प्रजनन इकाई है जी, जिससे कि पौधा अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाता है। ये एक जरिया है जिसके द्वारा जो पौधे अपनी प्रजातियों का विस्तार करते हैं जी, और हमारा जो सीड एक्ट है 1966 का बीज कानून, उसके अनुसार प्रजनन इकाई के साथ साथ जो पौधे के हमारे वनस्पति भाग है, जैसे बल्ब हो गया, ट्यूबर हो गया, राइजोम हो गया, और साथ में ही ये आपके जो बडिंग, ग्राफ्टिंग, जो सीडलिंग्स है, ये सभी बीज की परिभाषा में ही आते हैं जी। और अगर बीज की महत्ता की हमने बात करनी है तो जैसे आप जानते हैं कि भारत एक जो है कृषि प्रधान देश है। 60% इसकी आबादी कृषि से जुड़ी हुई है और हिमाचल में जैसे आपने बताया कि 90% जो लोग हैं वो कृषि से कैसे ना कैसे जुड़े हुए हैं। और ज़्यादातर जो ये हमारे हिमाचल के जो लोग हैं ये लघु और छोटे वर्ग के हैं और ज़्यादातर ये जो है वार्षिक जो फसलें होती है हमारी, उससे अपनी आजीविका चलाते हैं। इसमें हमारी अनाज वाली फसलें हैं, तिलहनी फसलें हैं, दलहनी फसलें हैं, सब्जियों की फसलें हैं और फूलों की फसलें हैं। तो ये जो वार्षिक जो फसलें हैं, इसमें बीज तो किसानों को हर साल चाहिए ही चाहिए, चाहे वो फिर बीज जो है उन्होंने अपना संभाला हुआ हो या अपने से बनाया हो या फिर वह बाजार से खरीदे। तो कृषि में जो बीज है वो एक बोल सकते हैं आप, एक जैसे शरीर में आत्मा होती है, उसी तरह बीज जो है कृषि के लिए आत्मा का रूप है। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है और एक फाउंडेशन घटक है। मतलब इसके बिना हम कृषि का बारे में सोच ही नहीं सकते जी। अगर हम इतिहास की बात करें, कृषि के इतिहास के पन्ने को अगर पलटे जी, तो आप देखोगे कि 1960 के दशक में जब हमारा ये हरित क्रांति आई जी, उस हरित क्रांति से क्या हुआ कि जो हमारा शिप टू माउथ की जो कंडीशन थी, मतलब हमारे जो भुखमरी के कगार पर जो हम पहुंच गए थे, उससे हम उभरे और आज हम खाद्यान्न में जो है आत्मनिर्भर है। आज हम बात कर सकते हैं कि दूसरे देशों को भी हम अपने यहाँ से खाद्य पदार्थ दे पा रहे हैं जी। बिल्कुल। इसमें जो मुख्य भूमिका निभाई वो थी हमारी अधिक उपज वाली फसलें और उसके बीज। जब हम अपने किसानों को, अपने अन्नदाताओं को ये बीज दे पाए, तभी ये सब कुछ संभव हुआ है, जो कि आज हम आत्मनिर्भरता की ओर है जी। मतलब 1960 में आप बात करेंगे तो उस टाइम हमारा जो उत्पादन होता था वो 50 मिलियन मेट्रिक टन होता था और अब अगर आप देखें तो हमारा खाद्यान्न का जो उत्पादन है वो 314 मिलियन मेट्रिक टन तक पहुंच चुका है जी। भविष्य में भी अगर हम बात करें तो आज जो हमारी जो जनसंख्या है 120 करोड़ की, भारत की अगर बात करें, और हिमाचल के जो 2011 का जो सेंसस है जी, 70 लाख उसमें बताया गया है, ये आगे भविष्य में बढ़नी है जी। तो इसके साथ ही जो है खाद्यान्न की जो रिक्वायरमेंट है वो भी हमारी बढ़ेगी जी। और साथ में ही हमारे पास जो जलवायु परिवर्तन का एक बहुत बड़ा संकट जो है वो भी हमारे सामने है। तो इन सब पर विजय पाने के लिए और अपने लोगों को अच्छा पौष्टिक आहार उपलब्ध करवाने के लिए भविष्य में भी हमारे को नई खोज, नई तकनीकें इजाद करनी पड़ेगी, नई आधुनिक किस्में बनानी पड़ेगी और उन किस्मों का जो अच्छा गुणवत्ता वाला जो बीज है वो हमें जो है किसानों तक पहुंचाना पड़ेगा, हमारे अन्नदाताओं तक पहुंचाना पड़ेगा। बिल्कुल। तभी जो है हम खाद्य सुरक्षा और इन चीज़ों को कर पाएंगे जी। बिल्कुल। तो जैसे आपने सीड के गुणवत्ता की बात की, तो सीड की गुणवत्ता से हम क्या समझते हैं और इसका क्या महत्व है? बीज की गुणवत्ता को समझने के लिए भारत सरकार ने भी कुछ मापदंड रखे हुए हैं जी।
तो उसी मापदंडों को मैं आपको बताना चाहूँगा, उसी से ही आप समझ जाएंगे कि कौन सा बीज गुणवान है और कौन सा नहीं है। जी। उसमें सबसे पहला जो मापदंड आता है वो होता है हमारा आनुवांशिक शुद्धता, जिसे हम अंग्रेजी में जेनेटिक प्योरिटी बोलते हैं। मतलब कि जब भी किस्में बनाई जाती है तो जो प्रजनक होता है जिसने वो किस्म बनाई है जी। उसमें वो कुछ विशेषताएं डालता है उन किस्मों में। जी। तो जो हमारा किसान है वो बीज तो खरीद ही रहा है बाजार से, पर वो क्या खरीद रहा है, वो खरीद रहा है उस किस्म की विशेषताएं। जी। तो अगर मैं किसी बीज को बात करूं, ठीक है, और वो उसको मतलब वो बीज जो है उसी किस्म का होना चाहिए जिसकी मैं बात कर रहा हूं, इसको बोलते हैं हम आनुवांशिक शुद्धता। जी। तो जो हमारा प्रमाणित बीज आता है बाजार में, तो उसकी जो मिनिमम जो लिमिट रखी गई है आनुवांशिक शुद्धता की, वो है 99 से 100%। इसका मतलब है कि अगर पैकेट में 100 बीज है तो उन 100 बीज में से जो 99 बीज है वो उसी किस्म के होने चाहिए जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। जी। दूसरा जो मापदंड है वो है हमारा शारीरिक शुद्धता। जब हम बीज का पैकेट देखते हैं तो उसमें हमारे को चाहिए कि उसी फसल का बीज हो जिसकी बात की जा रही है। जैसे अगर मैं गेहूं की बीज की बात करूं तो गेहूं की फसल का ही बीज पैकेट में होना चाहिए। उसमें ऐसा ना हो कि दूसरी कोई फसल का बीज हो, या ऐसा भी ना हो कि टूटा हुआ बीज हो, या सूखा हुआ बीज हो, या उसमें कूड़ा करकट ज़्यादा हो, या खरपतवार का बीज उसमें हो। तो जितना ज़्यादा स्तर पर हमारा उस किस्म का बीज होगा जिसकी हम बात कर रहे हैं, उतनी ही उसकी शारीरिक शुद्धता मानी जाती है। इसके लिए भी जो है फसलों के अनुसार जो है मापदंड रखे गए हैं। उदाहरण के लिए अगर हम गेहूं की बात करें तो उसमें जो शारीरिक शुद्धता है उसका जो है 98% मापदंड रखा गया है। अगर हम भिंडी की बात करें तो उसमें 99% है। तो इसका यही मतलब है कि 100 दानों में से, जैसे मैंने पहले बताया, कि 98 दाने जो है उसी फसल के होने चाहिए। तीसरा जो मापदंड है वो है अंकुरित होने की क्षमता। अब हर एक जो अन्नदाता है, जो हमारा किसान है, वो चाहता है कि जब मैं अपना बीज फसल बोऊं तो हर एक बीज जो अच्छी पौध उससे निकले, और जो कि एक प्रतीक हो कि उसको एक अच्छा उत्पाद मिलेगा। तो ये तभी होगा जब बीज में जो है अंकुरित और उगने की क्षमता होगी। तो इसको बोलते हैं हम अंकुरित क्षमता। इसके भी जो है लेवल्स रखे गए हैं कि बीज में कितना मिनिमम लेवल हो। जैसे अगर उदाहरण के लिए बात करें हम, तो जो हमारी गेहूं और जो धान जैसी फसलें हैं उसके लिए 85% जो है मापदंड रखा गया है कि अगर 100 में से 85 दाने जमेंगे तो इस बीज को जो है बाजार में बेचा जाएगा, या इस बीज को जो है गुणवान या गुणवत्ता वाला माना जाएगा। चौथी जो है वो होता है हमारा बीज का स्वास्थ्य। बीज का स्वास्थ्य तो मतलब कि जो बीज जो है एक तरह से माध्यम भी है, ठीक है, जिसके द्वारा किस्म एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। तो किस्म के साथ साथ कई बार ये भी हो सकता है कि इस माध्यम से कई बार ऐसे कीटाणु विषाणु भी बीज के साथ चले जाए जो कि हमें नहीं चाहिए। तो हमें ऐसा बीज चाहिए जो कीटाणु रहित हो। तो जो कीटाणु रहित और विषाणु रहित जो बीज है उसको हम बोलते हैं अच्छा स्वस्थ बीज। तो ऐसा बीज हमें चाहिए। और जो लास्ट हमारा जो मापदंड है उसको है बीज की नमी, कि मॉइस्चर कंटेंट, बीज में कितना नमी हो। इस मापदंड की तब हमें ज़्यादा ज़रूरत होती है जब हम अपने बीज का भंडारण करने जा रहे हैं। जितना ज़्यादा आपका मॉइस्चर कंटेंट, जो नमी अगर ज़्यादा होगी तो बीज जल्दी ख़राब हो जाता है भंडारण के टाइम, और जितना उसमें नमी कम रहती है उतने ही बीज जो है आप लंबे समय तक आसानी से रख सकते हैं। इसके भी उदाहरण हैं कि आपका कितना नमी होनी चाहिए। जैसे हम बात करें, जैसे हमारी अनाज वाली जो फसलें हैं उसमें जो है नमी हमारी 10 से 12% हो तो अच्छा माना गया है। उसी तरह जो तिलहनी फसलें हैं उसमें 9 से 11%, दलहनी जो फसलें हैं उसमें 10 से 12% माना गया है। जो सब्जियों वाली जो फसलें हैं 6 से 8% जो उसका नमी है, बीज की नमी, वो अच्छी मानी गई है भंडारण के लिए। उसकी ज़्यादा आवश्यकता वहाँ पर है। बाकी जो मापदंड है वो हमारे को हर स्थिति पे ही चाहिए होते हैं। जी। तो अगर हम बीज और अनाज की बात करें तो इन दोनों में अंतर क्या होता है? बीज और अनाज में जो मुख्य अंतर जो है, सबसे पहला तो यही है कि जो बीज है उसको आप उगाने के लिए
जी यूज़ करते हैं और अनाज को जो है खाने के लिए यूज़ करते हैं। बीज का जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें जो किस्म है जी और उससे जो जुड़ी विशेषताएं है वो ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट रहती है। जी और अनाज में हमारे को किस्म और जो उससे जुड़ी हुई विशेषता है वो ज़्यादा इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं रहती। जी फिर जो मैंने गुणवत्ता के जो मापदंड बताए आपको अभी, जी वो सारे बीज के लिए है। जी ठीक है, अनाज के लिए वैसे कोई मापदंड नहीं है कि उसकी जो अनुवांशिक शुद्धता हो जी या उसमें शारीरिक शुद्धता हो या उसमें अंकुरित होने की क्षमता हो। तो और जो हमारा जो बीज है वो जो है भारतीय सरकार के जो क्वालिटी रेगुलेटरी जो फ्रेमवर्क है जी। उसके अंतर आता है। और इसके अगर हमको बाज़ार में बेचना है तो एक प्रॉपर लेबल होना चाहिए, उसकी शारीरिक और उगने की जो क्षमता है, जो अनुवांशिक शुद्धता है, वो उस लेबल पे लिखा होना चाहिए। जी जबकि अनाज के केस में ऐसा कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क सरकार के द्वारा निश्चित नहीं है जी। कि कितनी उसकी शारीरिक शुद्धता हो या कितनी उसमें अंकुरित की क्षमता हो। तो ये ही मुख्यतः जो है डिफरेंसेस है बीज में और अनाज में। जी, तो किसानों के लिए बाजार में कितने प्रकार के बीज उपलब्ध हैं? बीज की जो उपलब्धता है जो हमारे अन्नदाताओं के लिए, वो अगर मुख्यतः दो भागों में हम बांट सकते हैं। जी एक है हमारा औपचारिक, मतलब जिसे हम फॉर्मल सिस्टम बोलते हैं, जी और दूसरा है अनौपचारिक इनफॉर्मल सिस्टम। जी जो हमारा फॉर्मल जो औपचारिक सिस्टम है वो भी दो भागों में आगे बटा हुआ है। एक आता है हमारा प्रमाणीकरण वाला जी रास्ता, जी जिसमें जो हमारी प्रमाणीकरण जो संस्था है, सर्टिफिकेशन एजेंसी, जी वो बीज को जो है प्रमाणीकरण करती है और वो बीज जो है फिर किसान तक, हमारे अन्नदाता तक पहुंचाया जाता है। जी और दूसरा जो है हमारा अप्रमाणीकरण वाला जो रास्ता है, जिसे हम बोलते हैं ट्रुथफुली लेबल्ड, उसमें जो हमारी प्रमाणीकरण जो संस्था है, सर्टिफिकेशन एजेंसी, जी उसका ज़्यादा रोल नहीं रहता। उसमें जो बीज उत्पादक है वही ये अश्योर करेगा कि उसका बीज जो है वो अच्छी गुणवत्ता का है और उसकी अपने बीज को वो प्रॉपर्ली कंटेनर को लेबल लगाएगा और उस पे वो मेंशन कर देगा कि उसकी कितनी अंकुरित होने की क्षमता है या कितनी उसकी शारीरिक शुद्धता है। उसमें जो है सर्टिफिकेशन एजेंसी का कोई रोल नहीं रहता। जी। तो ये तो है हमारा फॉर्मल सिस्टम, जी जिसके द्वारा बीज फार्मर तक पहुंचता है। इसकी विशेषता ये है कि इसमें जो है नई किस्में का ज़्यादा प्रचलन रहता है इस सिस्टम में, जी और दूसरा जो गुणवत्ता की जो मैंने बात करी वो उसका भी भरोसा रहता है। जी और जो अलग जो दूसरा है अनौपचारिक, जी। जो अनौपचारिक वाला जो हमारा मार्ग है, वो उसमें क्या होता है कि जो किसान है वो स्वयं ही अपना बीज उत्पन्न करेगा या अपने जो निकटती जो किसान है, बंधु है, जी। उससे वो बीज ले लेगा और वो उसका यूज़ करता है उगाने के लिए। मतलब कि उसमें जो परंपरागत जो किस्में हैं, किसान के पास जो किस्में अपने पास जो होती है, जी। उसका ज़्यादा प्रचलन रहता है और साथ में इसमें गुणवत्ता का कोई भरोसा नहीं है, यद्यपि जब तक कि किसान ने खुद प्रयोगशाला में अपने बीज को टेस्ट ना करवाया हो। जी, तो जैसे आपने प्रमाणीकरण की बात की थी, तो यदि कोई किसान घर पर ही प्रमाणीकरण द्वारा बीज उत्पन्न करना चाहे तो उसकी क्या प्रक्रिया रहती है? इसके लिए कुछ स्टेप्स है। जी। तो सबसे पहला तो है कि जो भी किसान बंधु जो है प्रमाणीकृत बीज पैदा करना चाहता है, सबसे पहले उसको तो एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है। जी एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय उसको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि सबसे पहले वो कौन सी किस्म बनाना जा रहा है। जी तो प्रमाणीकरण के अंदर जो सर्टिफिकेशन एजेंसी के अंदर सिर्फ उन्हीं किस्मों का सीड प्रोडक्शन किया जा सकता है जो कि सरकार द्वारा नोटिफाइड, पंजीकृत है। जी उन्हीं दूसरी बात का उसको ध्यान रखना है कि सीज़न कि या कौन से सीज़न में, खरीफ में करना चाह रहा है, रबी में करना चाह रहा है, तो उसके लिए अलग से उसको एप्लीकेशन फॉर्म देना पड़ता है। अगर कितनी किस्मों का वो बीज उत्पादन करना चाहता है, यदि एक किस्म का वो बीज उत्पादन करना चाहता है तो एक एप्लीकेशन फॉर्म, अगर 2 का करना चाहता है तो 2 एप्लीकेशन फॉर्म उसको भरना है, अगर 3 का तो 3 एप्लीकेशन फॉर्म भरने हैं। जी उसी तरह जिस भूमि में वो करना चाहता है उसका भी कुछ है कि 10 हेक्टेयर तक जो है वो एक एप्लीकेशन फॉर्म चलता है, और उससे जो 10 हेक्टेयर की जो उससे कम है तब भी एक एप्लीकेशन फॉर्म चलेगा। बट अगर जो भूमि है हमारी वो 50 मीटर से दूरी पर है तो उसके लिए उसको अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म भरने होते हैं। जी
पहला तो ये स्टेप है। दूसरा आ जाता है कि किस्म का चयन। तो वही सबसे पहला आ जाएगा कि जो किस्म है हमारी वो नोटिफाइड होनी चाहिए। दूसरा, ऐसी किस्म का चयन करें जो हमारे इलाके के लिए रिकमेंडेड हो। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप ठंडे इलाके में रह रहे हैं और ऐसी किस्म लगा दी जो गर्म इलाके में चलने वाली है, तो उसका बीज उत्पादन नहीं कर पाएंगे। तीसरी चीज़ होती है हमारे को जो भूमि का चयन करना है, तो ऐसी भूमि का चयन करें कि जो कि ईजिली अप्रोचेबल हो, जहाँ पे हम आसानी से जा सके, हमारे पास सिंचाई की व्यवस्था हो और उसमें पुराने हिस्ट्री ऐसी रही हो कि जहाँ पर ज़्यादा बीमारियाँ ना हो, कीड़ों का आतंक ना हो, और साथ में पिछले सीज़न में सेम फसल ना लगी हो। यदि लगी हो पिछले सीज़न में सेम फसल, तो वो सेम किस्म पे लगी हो और सेम कैटेगरी श्रेणी के बीज पे लगी हो। उसके बाद कुछ हमारे स्पेशल ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है, सबसे पहला जिसको हम बोलते हैं आइसोलेशन। इसमें क्या होता है कि किसान को सबसे पहले ये समझना है कि वो किस फसल से डील कर रहा है। अगर वो फसल जो है हमारी स्वपरागत है, सेल्फ पॉलिनेटेड है, तो उस केस में थोड़ा जो अलग सा हमारे को तौर तरीके अपनाने पड़ते हैं। और यदि हमारी फसल जो है पार परागत है, क्रॉस पॉलिनेटेड है, तो उसमें थोड़ा सा अलग से ध्यान रखना पड़ता है। तो सबसे पहले ये समझ ले कि वो कौन सी किस्म के साथ वो डील करने जा रहा है फार्मर। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा आइसोलेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, अनुवांशिक शुद्धता, जेनेटिक प्योरिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तब मेंटेन रहेगी जब हमारी किस्म दूसरी किस्म से थोड़ी प्रोटेक्टेड रहे। ठीक है, तो इसके लिए ये हम कैसे कर सकते हैं, हम अपनी किस्म को कैसे बचा सकते हैं दूसरी किस्म से। तो हमें इसमें फील्ड लेवल पे एक न्यूनतम दूरी बनानी पड़ती है अपनी किस्म से दूसरी किस्म की। और साथ में हमारे को, अगर आपके पास सपोज ऐसी कंडीशन आ जाती है जहाँ पर आपकी दूरी नहीं रह पा रही है, तो उस केस में आपको ये करना पड़ेगा कि आप अपनी किस्म को अलग समय पर बोए दूसरे के अनुपेक्ष में। इससे भी क्या होगा कि जो हमारी जो फूल जो खिलेंगे वो अलग अलग समय पे खिलेंगे, तो हमारी जो पराग है वो दूसरी किस्म का पराग जो है हमारी किस्म को अशुद्ध नहीं कर पाएगा। तो ऐसा करने से ऐसे जो है हमारी किस्म जो है प्रोटेक्ट रहती है और उसकी शुद्धता बनी रहती है। दूसरा जो हमारा जो मेन इम्पॉर्टेंट जो ऑपरेशन है वो है रोगिंग का। इसमें क्या करते हैं कि जो हमारा बीज उत्पादक है उसे बार बार जो है खेतों में जाना है और बड़ी क्रिटिकली वो देखना है कि कोई भी अन्य किस्म का पौधा उसके खेत में ना लगा हो। यदि लगा हो तो उसको तुरंत उखाड़ कर जो है उसे फेंक देना है। इससे भी जो है हमारी अनुवांशिक शुद्धता, जेनेटिक प्योरिटी बनी रहती है। जी, तो किसान शुद्ध और अच्छे बीज का पहचान कैसे कर सकते हैं? शुद्ध और अच्छे बीज की पहचान जो है, जो किसान जब भी बाज़ार जाता है तो उसको सबसे पहले ये देखना है कि जो कंटेनर, जो पैकेट है बीज का, वो प्रॉपर्ली सील हो, उसमें कोई भी छेद ना हो, या ऐसा ना हो कि फाड़ के जो है दुकानदार उसको बीज दे रहा है। साथ में उसको ये भी देखना होता है कि उसके ऊपर जो लेबल है वो लगा हो, उस लेबल पर जो है सारी गुणवत्ता की जो विशेषताएं है बीज की वो बताई होती है। उन विशेषताओं को वो पढ़े कि कितनी उसकी अंकुरित होने की क्षमता है, ठीक है, शारीरिक शुद्धता कितनी है, ठीक है, उसमें नमी कितनी है। साथ में उसके नीचे एक वैलिडिटी डेट भी दी होती है, एक्सपायरी डेट, कि ये बीज जो है इतने दिनों तक जो है चल सकता है, इसको बुआई के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का जो है किसान को ध्यान रखना है। जी, तो बीजों के उत्पादन के समय किसानों को किन बातों का खास ध्यान रखना पड़ता है? सबसे पहले तो वही कि सबसे पहले किसान को ये तय करना है कि वो कौन से श्रेणी का बीज बनाने जा रहा है। किसान जो है 2 तरह की श्रेणी का बीज बना सकता है, एक आधार बीज जिसको हम फाउंडेशन सीड बोलते हैं, और दूसरा प्रमाणित बीज, सर्टिफाइड सीड। जो आधार बीज है उसके लिए किसान को जो है प्रजनक बीज, ब्रीडर सीड की ज़रूरत पड़ती है, जो कि प्रजनक के पास रहता है। और जो यदि किसान जो है प्रमाणित बीज बनाना चाहता है तो उसके लिए उसको आधार सीड, फाउंडेशन सीड की ज़रूरत रहती है। तो सबसे पहले वो तय कर ले कि वो कौन से श्रेणी का बीज बनाना चाह रहा है, और उसके अनुसार फिर वो अपने जो सीड है,
सपोज वो चाहता है कि वो प्रमाणित बीज बनाए, तो वो आधार बीज पहले खरीदे, ठीक है, और उसमें प्रॉपरली देखे कि उसमें टैग और लेबल लगे हो। दूसरा, जैसे मैंने बताया, ज़मीन का वो चयन अच्छे से कर ले। पिछले सीज़न में ये ज़रूर देखे कि सेम फसल ना लगी हुई हो। वैसे तो हिमाचल में सेम फसल नहीं लगती है, यहाँ पर क्या होता है कि एक सीज़न में आपकी एक फसल लगेगी और दूसरे सीज़न में दूसरी। पर कई हमारे क्षेत्र है, जैसे हम कुल्लू की बात करें अगर, तो वहाँ पर आप मटर की फसल एक साल में 2 बार ले सकते हैं, मार्च में भी ले सकते हैं और रबी में भी ले सकते हैं। तो ऐसे स्थानों पर जहाँ पर एक साल में एक फसल 2 बार ली जाती है, उसमें खासकर ये ध्यान रखना है कि पिछले सीजन में सेम फसल ना लगी हो जहाँ पर बीज का उत्पादन वो करने जा रहे हैं इस सीजन में। और फिर तीसरा जो था कि अनुवांशिक शुद्धता को हमें मेंटेन कैसे करना है, तो उसके लिए मैंने जैसे बताया आइसोलेशन की दूरी बनाए। दूरी नहीं संभव है तो अपने आप बुआई का समय बदल ले। और रोगिंग, ये अनुवांशिक शुद्धता बनाने के वो है। तीसरा जो इसके बाद जो आता है, जो हमें ध्यान में रखना है किसानों को, वो ये है कि जो भी मैकेनाइजेशन जो अगर वो कर रहे हैं, तो जिन भी मशीनों का वो यूज़ करते हैं वो इस तरीके से करे कि अगर उस मशीन का पिछली बार किसी और किस्म के लिए यूज़ हुआ हो तो वो प्रॉपर्ली साफ सफाई कर दी हो। ऐसा ना हो कि उसमें जो है पिछली किस्म का कोई बीज रह गया हो। ठीक है। तो बीज में उपचार का क्या महत्व रहता है? बीज में उपचार का बड़ा महत्व है। जैसे कि हमें पता ही है कि स्वस्थ बीज, यदि स्वस्थ बीज रहेगा तो हमारी जो है पौध अच्छी रहेगी और उससे जो है उत्पाद भी हमारे को अच्छा रहेगा। तो बीज जब हम ज़मीन में लगाते हैं तो हमारे को पता है कि कई तरह के जीवाणु और विषाणुओं का बीज पर अटैक हो सकता है। और जो पौध हमारी उस टाइम निकल रही है वो भी बहुत जुवेनाइल होती है, उसमें इतनी क्षमता नहीं होती कि वो उससे लड़ पाए। तो यदि हमने बीज को उपचारित किया होगा तो बीज अच्छे से पौध को बना पाएगा और वो पौध जो है एक हेल्दी प्लांट्स में तब्दील हो पाएंगे और हमारे को उत्पाद अच्छा बनेगा, मिल पाएगा। तो बीज को लगाने से पूर्व मैं सभी अन्नदाताओं को, अपने किसान भाइयों को यही बोलना चाहूँगा कि वो जो है बीजों को उपचार कर ले। ये बड़ा ही आसान तरीका है। इसमें आजकल बाज़ार में जो है हमारे पास कई रसायन उपलब्ध है, जैसे हो गया हमारा कप्तान हो गया, थीरम हो गया, बेविस्टीन हो गया। बेविस्टीन जो है ज़्यादातर पाया हर जगह मिल जाता है, तो किसान इन रसायनों का यूज़ कर सकता है। कुछ ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस तो नहीं है, सिर्फ इनका पाउडर लेना है आपने, 2 से 2.5 ग्राम रसायन लेना है और प्रति किलोग्राम बीज की मात्रा के दर से उसको आप पाउडर से ही ट्रीट कर सकते हैं और फिर जो है उसे ज़मीन में बोए। बिल्कुल सर, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी और यहाँ पे आने के लिए अपना समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। हमें उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। आज के इस अंक में बस इतना ही। तब तक अगली बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।